नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इसी के साथ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने वी सैंथल का साथ दिया है। मंत्री सैंथिल बालाजी को मिला कांग्रेस का साथ। बड़ा अपडेट, तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं सैंथिल बालाजी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सैंथिल की गिरफ्तारी की निंदा की है। सरकार पर विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सैंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया है। मंत्री से लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान मंत्री सैंथिल रोते हुए भी नजर आए। अब इस मामले में मंत्री सैंथिल बालाजी को कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैंथिल की गिरफ्तारी की निंदा की है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी बड़ी जानकारी। गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 15 जून को कच्छ जिले में टकराने की आशंका बताई जा रही है। 150 किलोमीटर से ज्यादा है तूफान की रफ्तार। 8 जिलों में व्यापक असर डालेगा तूफान। मौसम विभाग ने कहा कि 8 जिलों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। 30,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। तटीय गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो बड़ा अपडेट, जहां तटीय गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य लगातार जारी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी बड़ी खबर। गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट। 15 जून को कच्छ जिले में टकराने की आशंका। 150 किलोमीटर से ज्यादा है तूफान की रफ्तार। 8 जिलों में व्यापक असर डालेगा तूफान। मौसम विभाग का कहना है 30,000 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तटीय गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो बड़ा अपडेट, चक्रवात तूफान को लेकर कई दिनों से कई टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 15 जून को कच्छ जिले में टकराने की आशंका चक्रवात तूफान की बनी हुई है। 8 जिलों में व्यापक असर डालेगा ये तूफान। मौसम विभाग का कहना है 30,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है। तटीय गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी हुई। गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 15 जून को कच्छ जिले में टकराने की आशंका। तो 30,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। तटीय गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और काफी समय से इसकी तैयारी भी की जा रही है। तैयारी करीब करीब पूरी हो गई है। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई से बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। केंद्र सरकार पर राउत ने साधा निशाना। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। ईडी के जरिए विरोधी दलों को डराया जा रहा है। राउत का कहना है ईडी नहीं होती तो महाराष्ट्र की सरकार नहीं बन पाती। सीएम शिंदे को ईडी का संरक्षण मिला हुआ है। राउत ने ये सारी बातें कही सरकार पर निशाना साधते हुए। ईडी के जरिए विरोधी दलों को डराया जा रहा है। राउत का कहना है कि ईडी नहीं होती तो महाराष्ट्र की सरकार नहीं बन पाती। सीएम शिंदे को ईडी का संरक्षण मिला हुआ है। ये सारी बातें संजय राउत ने कही। मुंबई से जुड़ी बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। केंद्र सरकार पर राउत ने जमकर निशाना साधा। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ईडी के जरिए विरोधी दलों को डराया जा रहा है। राउत ने कहा कि ईडी नहीं होती तो महाराष्ट्र की सरकार नहीं बन पाती। सीएम शिंदे को ईडी का संरक्षण मिला हुआ है। मुंबई से जुड़ी बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां आज दिल्ली में होगी बीजेपी की बैठक। दोपहर 2 बजे होगी बीजेपी की बैठक में बिहार कोर ग्रुप के नेता होंगे शामिल। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। चिराग मांझी कुशवाहा की वापसी पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ा अपडेट, जहां बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। चिराग मांझी कुशवाहा की वापसी पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी।
इसी खबर को लेकर राहुल आनंद जो कि नेता है बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज दिल्ली में बड़ी बैठक है बीजेपी की, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा आज होने वाली है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पूनम जी नमस्ते, और आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता को भी मैं अपना प्रणाम करता हूँ जी। आज जो दिल्ली के अंदर जो बैठक हो रही है, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर चर्चा करने की है। और जैसा कि सब जानते हैं और ये जगत में प्रसिद्ध भी है कि भारतीय जनता पार्टी उस विचार और के साथ चुनाव लड़ती है और उस विकास पे मंथन करती है ताकि जनता के बीच में कहां कहां अपनी पहुंच बना चुकी है, इसके ऊपर चर्चा करती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर झोपड़पट्टी में भी कोई अगर व्यक्ति है, उसे भी पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसे भी ये पता है कि देश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो उसके तहत हम कैसे अपने आप को और निखार लाएं और कितनी पारदर्शिता हमारी होनी चाहिए उनके पास, इसको लेकर ये बैठक वगैरह चल रही है। और जहां तक चुनाव का सवाल है तो निश्चय ही कोई भी बैठक अपना एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के तहत आने वाले समय की चर्चा जरूर होगी। बिल्कुल आनंद। राहुल जी, जिस तरह से बिहार कोर ग्रुप के नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं बैठक में, तो क्या चिराग मांझी कुशवाहा की वापसी पर भी चर्चा होगी? और सिर्फ न कि चर्चा होगी बल्कि चिराग मांझी कुशवाहा की वापसी पर जोर दिया जाएगा इस बैठक में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पूनम जी ये बता दूं कि चिराग पासवान जी जो हैं वो हमारे एनडीए के एक अभिन्न अंग हैं, और वो हमारे साथी हैं। उनको वो कहीं गए ही नहीं और ना वो कहीं जाएंगे, ये मैं आपको भरोसे के साथ बता सकता हूँ। लेकिन जहां तक बात मांझी जी की है तो ये मांझी जी के ऊपर निर्भर करता है। और कोई भी अगर पार्टी होती है और उनकी अगर विचारधारा होती है तो उस विचारधारा के साथ हाथ मिलाकर कोई भी पार्टी अपने साथ चल सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण भी अर्जुन को रास्ता दिखाया था, तो हम भी उस सिद्धांत पे हैं। आने वाले आ सकते हैं हमारे साथ, ताकि 2024 का जो चुनाव हो वो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद की तरह लड़ेंगे। तो आप जोर नहीं डालेंगे, जिनको आना है वो आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। जी, और एनडीए के वो पुराने सहयोगी रहे हैं, एनडीए के वो बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, तो उनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। वो जब भी चाहे वो आ सकते हैं। जब हमारे घर का कोई भूला अगर भटक जाता है, शाम तक वापस आ जाता है, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये सबसे बड़ी ये चिंता का विषय नीतीश जी के लिए होना चाहिए कि जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा है, वो चले हैं पंचायत को संभालने के लिए। तो विपक्षी एकता के पहले अभी कितनी फूटे होंगी इनके साथ, ये कहना मुश्किल है। और नीतीश जी जो आज खास करके जो एक घमंड में जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नीतीश जी के इस प्रकार के बयान आ रहे हैं आज के समय में मीडिया में, कि जब वो कह देते हैं कि मेरा नाम नीतीश कुमार देश का पहला नाम था, तो अगर इस तरह की अगर कोई बातें करता है तो निश्चय ही उनके पास कोई अपनी विचारधारा नहीं बची है। लेकिन विपक्ष की ओर से राहुल जी आरोप तो केंद्र सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ईडी और सीबीआई का। देखिए पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे, और मैं इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही टेक्निकल ढंग से आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, परेशान कौन है? परेशान वो है जो चोर है, और उनके ऊपर अगर ईडी का शिकंजा कसा है तो निश्चय ही लोग कहते हैं वो कि लोकतंत्र खतरे में है। आम आदमी परेशान नहीं है, लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि वो संविधान की शपथ लेकर वहां बैठे हैं जनता को लूटने के लिए, इसलिए वो खतरे में है। और वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जनता ने उनको चुनकर भेजा है, इसलिए वो खतरे में है। और आप देख लीजिए, आप आरजेडी को ले लीजिए, आरजेडी के ऊपर चारा घोटाला का चार्ज है। आप जेडीयू को ले लीजिए, जो एक अपवाद है, लेकिन उसमें भी अब करप्शन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि बिहार के अंदर जो पुल बन रहे थे वो संसद के बजट से भी ज्यादा बजट उसका हो गया। आप तीसरी बात कर लीजिए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो मुखिया हैं वो जमानत पे बाहर हैं। आप बात कर लीजिए ममता बनर्जी की, टीएमसी की, टीएमसी के ऊपर कोयला घोटाले का चार्ज है और एक एनजीओ में घोटाले का चार्ज है। आप बात कर लीजिए सपा की भी लगभग वही हालात हैं। तो आप जितने लोग, या आप पार्टी की भी अगर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल राहुल जी, सपा पर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? एक दो आरोप अगर आप बता पाए। देखिए,
उनके शासनकाल में जिस प्रकार की माफियागिरी चली थी, उनके शासनकाल में जिस प्रकार की गुंडागर्दी चली थी, उनके शासनकाल में जिस प्रकार से दंगा किया गया था, उनके शासनकाल में जिस प्रकार से पैसों का लेन देन किया गया था, जिसके लिए चलिए ठीक है राहुल जी, आपकी ओर से सभी विपक्षी पार्टियां जो है वो किसी न किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, आपका ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या से इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज जो सीएम योगी जाएंगे अयोध्या, शाम 6 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे अयोध्या, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी रात को सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। 15 जून को भरतकुंड में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जनता को जानकारी भी साझा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे। यूपी के अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, इसी को लेकर स्तरीय निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। 15 जून को हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी की जाएगी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। अमित, 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के, ऐसे में क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की जाएंगी इस दौरे को लेकर, और किस तरह की बैठक यहाँ सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या में जो है कहा करीब शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। उसके बाद कमिश्नर आयुक्त में समीक्षा बैठक करेंगे और विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, और जो विकास कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद यात्री विश्राम में जाकर विश्राम करेंगे। सुबह जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। करीब 10:30 बजे के आसपास भरतकुंड पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अमित, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं। जहां पर उनका कार्यक्रम है उस जगह को एकदम बैरियर लगा के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, साथ ही व्यापक व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जा रहा है अमित, विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी, कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी? बिल्कुल, राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में विकास की जो है बहुत तेजी से विकास कार्य चल रहे, चाहे वो राम पथ की बात कर ले जो 13 किलोमीटर है, जो सहादरगंज से लेकर अयोध्या नए घाट तक है, रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, सिविल लाइन का काम चल रहा है, साथ ही जो और भी है पर्यटन स्थल उसको भी विकास किया जा रहा है, उस पर भी लगातार काम चल रहे हैं। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली जानकारी का रुख कर लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी केंद्रीय मंत्री रायबरेली में महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। सतीश पुनिया मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, और राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, जो कि मैनपुरी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां सतीश पुनिया मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री रायबरेली में महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रायबरेली पहुंचेंगे। सतीश पुनिया मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया। इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी से नेता सुरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, लगातार जो है बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, ऐसे में कई जनसभाएं बीजेपी की ओर से की जा रही हैं लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी ओर से जमीनी स्तर पर? देखिए, 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जो योजना हम लोगों ने लेके आया था 2014 के टाइम पे, लगभग हमने जो घोषणा पत्र में जो हमने वायदे किए थे जनता के साथ, लगभग 100% जो है वो पूरा होने जा रहा है जी। और 2024 का आगे चुनाव भी है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है, उसी दरमियान जो है तमाम प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी हर जगह जो है एक सभा के लिए लगाई गई है केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से। और बिल्कुल जो जन कल्याण योजनाएं हमारी है वो जमीनी स्तर तक पहुंचा, उसके बारे में जो है जो जनता से 1-to-1 होने का जो ये समय है, इसी के दरमियान जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। और आपने देखा होगा अभी जब निकाय चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, 22 में आशीर्वाद दिया।
तो एक हमारी पार्टी का एक नियम है, एक संविधान पार्टी का एक बना हुआ है कि जनता के बीच में ही जाना है, जनता के बीच में रहना है, क्योंकि हमारी सरकार जो है गरीब की सरकार है, गरीब के बीच में रहना है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, जिस भी प्रकार के लोग हैं। लेकिन सुरेंद्र जी जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोग परेशान हैं और ना लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? पूनम जी देखिए, विपक्ष जो है हमेशा अच्छा काम में भी तो ये आरोप लगाते हैं। जब हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तब भी ये हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे थे, अब सबूत दिखाओ। जब हमने कोरोना काल में वैक्सीन लगाने का काम किया तब भी ये कहते थे मोदी जी का वैक्सीन है। लेकिन महंगाई के लिए क्या सबूत आपको चाहिए सुरेंद्र जी? गैस जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया है, उसके लिए क्या सबूत चाहिए आपको? देखिए, मैं मानता हूं कि महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी तो देखिए देश भी तो मजबूत हुआ है। हमारा जो बॉर्डर है, हमारी जो सुरक्षाएं हैं वो कितना मजबूत हुआ है। गरीबी के लिए क्या किया है सुरेंद्र जी? गरीबों के लिए क्या किया है? देखिए, गरीबों के लिए जो हम लोगों ने 5 किलो अनाज देने का काम किया, आयुष्मान योजना से 5 लाख उनको लाभ देने का काम किया, ये तमाम बहुत ऐसी योजना है जिन्होंने गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज से सुरेंद्र जी गरीबी हट जाएगी? देने का काम क्या आपको किया। लगता है ऐसा कि 5 किलो अनाज देने से गरीबी हट जाएगी देश में? नहीं पूनम जी, हमने ये नहीं कहा कि गरीबी हट जाएगी, ये तो हमारा नारा ही नहीं है, ये तो नारा विपक्ष का था, गरीबी हटाओ नारा उसने दिया था। हमारी सरकार ने तो ये नारा दिया ही नहीं। हमने तो कहा कि गरीब के बीच में जाके हमको काम करना है, गरीब की सरकार है, गरीब की हर एक समस्या को हम सुनेंगे। ये तो आप सोच लीजिए, आजादी के 75 साल बाद। क्या आपको नहीं लगता कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर आप जनता को लालच दे रहे हैं, ना कि उनकी गरीबी दूर कर रहे हैं सुरेंद्र जी? नहीं बिल्कुल पूनम जी, बिल्कुल नहीं, कोई लालच नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर लालच देती तो लगातार उत्तर प्रदेश की जनता जो है 5 बार जो है आशीर्वाद नहीं देता। इसको भी आप देखिए। और जो विपक्ष कह रहा है कि ये है वो है, उसके टाइम में तो गुंडा माफिया खुलेआम घूमते थे। यही हमारे जो आम लोग थे उनको परेशान करते थे। उनकी माँ बहन के साथ क्या होता था वो सब पूरा प्रदेश ने देखा है। आज जब गुंडा माफिया को हम लोगों ने खत्म करने का काम किया, आज विकास करने का काम किया, रोड हाईवे बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, एयरपोर्ट देने का काम किया। लेकिन सुरेंद्र जी, अब जिस तरह से पुलिस कस्टडी में माफियाओं की हत्या हो जाती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस के उसमें हत्या नहीं हुई है। जो गुंडा था जिन्होंने सैकड़ों लोगों को खुलेआम गोली मार दिया। हाँ, लेकिन लेकिन पुलिस कस्टडी में था ना सुरेंद्र जी? देखिए, पुलिस कस्टडी में था, उसकी जांच हो रही है। वो कौन था, क्या था, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो किसका आदमी था, अभी जांच तो पूरी होने दीजिए। और उनके हत्या होने से प्रदेश में किसी प्रकार का कोई अराजकता फैला, क्या कोई हिंसा हुआ? सुरेंद्र जी, एक जांच पूरी नहीं होती, दूसरी हत्या हो जाती है। संजीव जीवा की हत्या को ले लिए, कोर्ट में ले लीजिए, कोर्ट में जज के सामने उसकी हत्या की गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पूनम जी देखिए, मैं एक नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते पहले हमारा कर्तव्य है, मैं अपनी सुरक्षा करूंगा जी। और तो जब हमारे देश के अंदर हमारी माँ बहन, हमारे भाई और जो हमारे समाज के लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकार किस काम का? जब से हमारी सरकार आई है, ये गुंडा माफिया जो है पूरा प्रदेश छोड़ दिया है। या तो अपने आप को सरेंडर कर गया, या नहीं तो वो प्रदेश छोड़ दिया है। आज आप उत्तर प्रदेश के तमाम जगह पर आप जाइए, आपको जो है भय डर ये बिल्कुल खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जनता से बिल्कुल सुरेंद्र जी, तो जनता से ऊपर आप अपने आप को रख रहे हैं कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा जरूरी है? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश की जो जनता है, पहले उनकी सुरक्षा, उसके बाद किसी की सुरक्षा। अगर वो हमारे प्रदेश की जो जनता है, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर हत्या जिनको कर दिया जाता था दिन दहाड़े, जिनकी माँ बहन को उठा लिया जाता था, आज कम से कम वो तो खत्म हो गया। आज प्रदेश के लोग खुश है। आप देखिए, आपको महू का याद होगा 2000। नहीं, आप पुरानी बातें मत गिनाइए सुरेंद्र जी, आप पुरानी बातों को छोड़िए। आप इस सरकार में क्या हो रहा है वो बताइए। जिस तरह से संजीव जीवा की हत्या हुई, उसमें 2 मासूमों को गोली लगी। एक तो मासूम 12 साल की थी,
उसका क्या कसूर था? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पुरानी बातों को दोहराने के लिए यहाँ तैयार हो गए हैं। इस जो सरकार में आप जो 9 साल बेमिसाल का जश्न मना रहे हैं, उसमें आप एक्सप्लेन करिए। पूनम जी आपने जो कहा विपक्ष की बात, मैं विपक्ष की बात का जवाब दे रहा हूँ। जनता तो हमारा है, हम तो आपको कहे कि ये जनता जो है गरीबों की सरकार है, गरीब की है ये जनता। हम उनके साथ हैं, उनके हर कदम पे हमारी सरकार खड़ी है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छा काम किया अपनी सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली से इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज खत्म हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत खत्म होने पर पंजाब उसको वापस भेज दिया जाएगा। पंजाब की भटिंडा जेल में रखा जाएगा लॉरेंस बिश्नोई। बिजनेसमैन से रंगदारी मांगने के मामले में कोर्ट ने बढ़ाई थी 4 जून की 4 दिन की रिमांड, और आज वो रिमांड खत्म हो गई है। उसे वापस पंजाब की भटिंडा जेल में भेज दिया जाएगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अभिनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनेंद्र, 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई थी, उसके बाद आज रिमांड खत्म हो रही है और वापस लॉरेंस को पंजाब की भटिंडा जेल में भेजा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल पूनम, देखिए आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई रंगदारी मामले में दिल्ली पुलिस ने जो है हिरासत में लिया था, साफ तौर से कहा जाए, और 4 दिन के और रिमांड बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज जो है रिमांड खत्म हो रही है और साफ तौर से कहा जाए जो लॉरेंस बिश्नोई है वो पंजाब की जेल में आज वापस पहुंच जाएंगे। लगातार जो है दिल्ली पुलिस से पूछताछ हुई है और लगातार जो है पंजाब की जेल में वापस लॉरेंस बिश्नोई को भेजा जा रहा है। आज लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेल में वापस चले जाएंगे। जी चलिए अभिनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मध्य बिहार के थाने के रोहिणी इलाके का ये वीडियो। मामूली विवाद पर जिहादियों की भीड़ हिंदुओं के घर की तरफ आ गई। जिहादियों ने हाथों में नंगी तलवारें, चाकू, डंडे ले रखे थे। जिहादियों ने धार्मिक नारे भी लगाए। तस्वीरों में देखिए किस तरह से भारी भीड़ में ये देखिए मारपीट। मामूली विवाद पर जिहादियों की भीड़। जिहादियों ने हाथों में नंगी तलवारें, चाकू, डंडे ले रखे हैं। जिहादियों ने धार्मिक नारे भी लगाए। तो दिल्ली से बड़ी खबर, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अमन बिहार के थाने के रोहिणी इलाके का ये वीडियो, जहां मामूली विवाद पर जिहादियों की भीड़ हिंदुओं के घर की ओर इकट्ठा हो गई। जिहादियों ने हाथों में नंगी तलवारें और हथियार ले रखे हैं। जिहादियों ने धार्मिक नारे भी लगाए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मामूली विवाद पर जिहादियों की भीड़ हिंदुओं के घर के सामने इकट्ठा हो गई। जिहादियों ने हाथों में नंगी तलवारें और हथियार लिए हुए, डंडे लिए हुए जिहादी आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में दिख रहे शख्स पर लगा है आरोप। महिला को नशीली दवा देकर बलात्कार का आरोप। आरोपी का नाम हासिम बताया जा रहा है। वीडियो में शख्स जो दिख रहा है इस पर आरोप लगा है महिला को नशीली दवा देकर दुष्कर्म का आरोप। आरोपी का नाम हासिम बताया जा रहा है और ये आरोप पीड़ित महिला ने लगाए हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि तस्वीरों में पीड़ित महिला को नशीली दवा देकर बलात्कार का आरोप लगाया गया। आरोपी का नाम हासिम बताया जा रहा है, जिस पर ये आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो शख्स दिखाई दे रहा है उस पर ये आरोप लगे हैं। महिला को नशीली दवाई देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसी खबर पर हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य मधुर जी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हिंदुओं की ओर से क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही? नमस्कार। हिंदुओं की ओर से आवाज उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पे जो खबर वायरल हो रही है महिला को नशीली दवा दे करके, और इस तरीके का जो मतलब साहिल नाम का, हासिम नाम का व्यक्ति जो उस पर दबाव बना करके बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है। देखिए ऐसा है, अपराध जाहिलियत तो इन लोगों की पनप चुकी ही है, और पनपते हुए बढ़ना, और दिल्ली जैसे राज्यों में
जहां पर केंद्र की संपूर्ण सत्ता विराजमान है, लेकिन राज्य किसी और के हाथ में है, तो मुझे लगता है कि राज्य की सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार जाहिलियत का संपूर्ण समर्थन करती है और तो उन्हीं कारणों से कहीं न कहीं ये अपराध थोड़ा सा बढ़ता निशाना साध रहे हैं मधुर जी। नहीं, केजरीवाल पर निशाना नहीं साध रहे हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट कह रहे हैं इस विषय पर कि जाहिलियत का समर्थन करने पर ही ऐसा दुर्दांत अपराध अभी साक्षी, श्रद्धा और ऐसी तमाम महिलाओं के साथ, बहनों के साथ जो ये अपराध होता है, ये दिल्ली जैसे राज्यों में ही क्यों होता है। लेकिन मुंबई से भी तो अभी ऐसी खबर सामने आई थी। मुंबई से खबर आई थी, उस पर संज्ञान लेकर के वहां पर कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में जो दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। विषय ये है कि सरकार वहां की बदले और एक सनातन की सरकार वहां स्थापित हो, एक धर्म की सरकार स्थापित हो, जिससे कि कहीं न कहीं बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। खाना पीना सोना ये पशुओं का भी काम होता है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता पशु जैसा व्यवहार अपने साथ कर रही है और बहन बेटियों पर अपनी हो रही है समस्याओं का निराकरण नहीं चाहती है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उसके साथ ऐसी बर्बरता का शिकार कोई हिंदू परिवार होता है, कोई हिंदू बहन बेटियां होती हैं, छोटी छोटी बेटियां होती हैं। इनको लाइट फ्री चाहिए, इनको बिजली फ्री चाहिए, इनको शिक्षा फ्री चाहिए। इनकी बुद्धि में इतना जंग लग चुका है, इन हिंदुओं की, इन सनातनियों की बुद्धि में, जो दिल्ली में वास करते हैं। राजा इंद्र की नगरी है। राजा इंद्र बहुत संयमित एक ऐसे राजा थे जो कि अपना राज्य बहुत संयमित चलाते थे, लेकिन एक ऐसे दुर्दांत अपराधियों के व्यक्ति कहीं न कहीं इन लोगों के संरक्षण में जो सत्ता का भोग ये लोग ले रहे हैं, इन सत्ता के भोग में कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि न बहन बेटियां सुरक्षित रह पा रही हैं, ना सनातनी सुरक्षित रह पा रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, जिस तरह से अगर गौर करने वाली बात ये है कि हिंदू और मुसलमान के मामलों में इस तरह की ज्यादा बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अक्सर जो मामले सामने आते हैं उसमें एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है, आखिर क्यों? हिंदुओं में असल में समस्या क्या है कि जैसे मंदिरों में लोग जाएंगे तो मंगलवार, शनिवार, सोमवार ये जाते हैं, हनुमान जी को 10 रुपए का लड्डू चढ़ा के और करोड़ों की मांग करते हैं। इनको ना तो मंदिर में बैठा हुआ मठ मंदिर में पुजारी, न ब्राह्मण, न संत, न महात्मा पेट निकाले बैठे हुए हैं, एसी से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। इनके कुरान में, इनके इस्लाम में, इनके इस्लामिक मजहबों में, इनके मस्जिदों में दोपहर में बिल्कुल कड़ी धूप में, तड़पती हुई धूप में इनको बैठा करके उस इस्लाम का, उस जाहिलियत का पाठ पढ़ाया जाता है जी। हमारे हिंदुओं में क्या है, 10,000 12,000 की नौकरी के लिए 12-12 घंटे खट रहे हैं लोग। घर के कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बहन बेटियां कहाँ शिक्षा ले रही हैं, इस पर किसी का कोई भी गौर नहीं है कि उनको अपने परिवार में भी 10 मिनट आधे घंटे समय देना चाहिए, अपने परिवार की बच्चियों को सुरक्षित रखना चाहिए, उनको सशक्त बनाना चाहिए। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। चलिए ठीक है आचार्य मधुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।